नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं एवी स्टार की तरफ से, एवी स्टार न्यूज परिवार की तरफ से। 73वें पड़ाव पर जब हम पहुंचे हैं तो हमें अपने गणतंत्र पर नाज होना चाहिए, और होना इसलिए चाहिए कि हम एक सपने के साथ जिस आज़ादी के लिए प्रयत्नशील रहे, उस आज़ादी को पाने के बाद हमने अपने तंत्र को विकसित किया, हमने गणराज्य के संकल्पना को पूरा किया, हमने अपना संविधान बनाया। उस संविधान को बनाने में जितने प्रयास करने पड़े थे उन सब ने किया, और बहुत अच्छी बात और सुखद एक पहलू रहा कि संविधान बनाने वालों में ज्यादातर लोग, और या आप कह सकते हैं 99% से अधिक लोग, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी अपनी रख पाए। और शायद यही कारण था कि जब हमने पराधीन भारत के वो दौर देखे, तब हमने एक सपने बुना था, और वो उन सपनों में वो भारत था जिसमें भारत के लोग गणराज्य की संकल्पना, गणराज्य में वो महत्वपूर्ण पहलू और वो महत्वपूर्ण बिंदु जो वो पाना चाहते थे, जो उन्हें पाना चाहिए था, उसकी हमने संकल्पना की। और शायद इसीलिए भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने से अधिक का समय लगा, और इसको तैयार करने में हमने समाज के हर उस एक पहलू को, और जीवन के पूरे अधिकार से लेकर के गौरवपूर्ण नागरिक का एक अधिकार क्या होना चाहिए, जीवन से लेकर के उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के सभी पहलुओं के संदर्भ में उस संकल्पना को भी हमने पूरा करने का निर्णय लिया, निश्चय लिया, और संविधान के माध्यम से हमने उसे प्रदान किया। और इसलिए हमें गर्व है अपने देश, अपने भारत पर, श्रेष्ठ भारत पर, जब हमने संविधान को बनाया और अपने गणतंत्र के उस संकल्पना को पूरा किया, और शायद विश्व गुरु की श्रेणी में हम जाने की कवायद कर सके, इसलिए क्योंकि भारत का सबसे महत्वपूर्ण संविधान और महत्वपूर्ण गणतंत्र का पहलू हमारे साथ जुड़ा। और इसके लिए जो त्याग, जो तपस्या और जो विजडम हमने अपनाया, और जिस सहारे से हम आगे बढ़े, उसको हमने प्राप्त किया। प्राप्त करने में कई पड़ाव आए, और सही बात तो यह है कि राष्ट्र की धारा सतत बहती रहती है। हमें अभी बहुत कुछ प्राप्त कर लेना है संविधान की उस संकल्पना के अनुसार, लेकिन हम कहीं ठहरे नहीं, हम बराबर चलते रहे, और इस राह में हम कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें भारत को विश्व का गुरु बनाना है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना को पूरा करना है। इसलिए 72 साल पूरे करने के बाद जब हम 73वें पड़ाव पर पहुंचे हैं तो हमें फक्र होना चाहिए। 138 करोड़ भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि गणराज्य की संकल्पना पूरा कर लेने के बाद अब हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे, उस रास्ते पर बढ़ चुके हैं जिस रास्ते पर लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र का मतलब न सिर्फ हम अपने लिए समझेंगे बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनेंगे। और शायद यही बात है कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी भारत के गणतंत्र और भारत के लोकतंत्र की प्रणाली की तारीफ करता है। और ऐसा नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ, बहुत संविधानों से, बहुत संकल्पनाओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है, ऐसा नहीं है। हमने उसे ग्रहण किया, लेकिन भारतीय परिवेश और भारतीय जरूरतों के हिसाब से हमने अपने संविधान का निर्माण किया, और हमने अपने गणराज्य की संकल्पना को पूरा किया। और इस संकल्पना में हम आगे ही बढ़ते रहे, हमें कहीं ठहराव की स्थिति नहीं आई। हाँ, पड़ाव के कुछ ऐसे पहलू जरूर हमारे साथ जुड़े रहे। इसलिए आज गणतंत्र के इस विशेष पर्व पर एक बार फिर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और संविधान जिस पर हमें गर्व है उसके प्रस्तावना को हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक तौर पर हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ें
और बढ़ रहे हैं उसके मायने समझें और समझाएं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरा कर सकें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को हमने उस प्रस्तावना को आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और इसी प्रस्तावना के आधार पर हम राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े, लोकतंत्र और गणराज्य की संकल्पना को साकार करते हुए हमने जो निश्चय किया उस निश्चय पर आगे बढ़ते और इस संविधान के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया उसमें पराधीन भारत में जितने दर्द देखे अंग्रेजी शासन ने और खास करके उस पूंजीवाद ने, उस साम्राज्यवाद ने जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पूरी तरह से तार-तार कर दिया था। यहाँ गरीबी एक ध्रुव सत्य सी साबित हो गई थी। उस गरीबी को हटाते हुए और जिस समाज की हमने संकल्पना की, भारत की विभिन्नता में एकता की जो संकल्पना हमने साकार करने की कवायद की, उसके लिए हम आगे बढ़े, हम बढ़ते ही रहे और उस संकल्पना को पूरा करने के लिए हम और आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी हमारा भरोसा, ये भी हमारा विश्वास है और ये भी हमारा निश्चय। और इस निश्चय की प्रक्रिया के ही साथ राष्ट्र की धारा आगे बढ़ती ही जाएगी। शायद इसके लिए हम गर्व कर सकते हैं कि इस 72 साल के पूरा होने के अवसर पर हम कह सकते हैं कि देश ने कृषि से लेकर के और अंतरिक्ष तक और एक सुई को बनाने से लेकर के तकनीक के क्षेत्र के उन सभी पहलुओं पर उस लक्ष्य को हासिल किया है, जिस लक्ष्य को साकार करने के लिए, उसे पाने के लिए संविधान के माध्यम से हमारे स्वतंत्र वीर सेनानियों ने और उन रणबांकुरों ने जो संकल्पना की थी समाजवाद की, राष्ट्रवाद की, पंथ निरपेक्षता की, उन सब को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये सच है कि लोकतंत्र के आगे बढ़ते हुए स्थिति में हम कभी कभी ठहरे भी, उस पड़ाव पर हम कुछ ही समय ठहरे, लेकिन हम स्टैग्नेंट नहीं हुए, हम रुके नहीं। ठहराव के कुछ उस बिंदु पर कुछ पल हमने कुछ सोचा, हमने कुछ संकल्पना की, हमने कुछ दृढ़ निश्चय किया और हम आगे बढ़े। और इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हमारे तमाम दुश्मन, तमाम विरोधी, चाहे वो देश के अंदर हो और चाहे सीमा के बाहर, वो सभी हमें रोकने की कोशिश और कवायद करते हैं। इस कवायद में उन्हें कभी भी कोई सफलता नहीं मिली और शायद यही कारण था कि जो भी कारण रहे हों, उन कारणों को हम समझने का प्रयास करते रहे और इस प्रयास में हम जो भी अनुभव प्राप्त कर सके, उस अनुभव के आधार पर उसका मूल्यांकन करने के बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते। इसलिए राष्ट्र की धारा की संकल्पना जो हमारे द्वारा तय की गई है वो आगे बढ़े। बहरहाल हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, ये हम मान चुके हैं, ये तय कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से हम देखते हैं
कि भारत वास्तव में सारे जहां से अच्छा है, क्योंकि हमारी संकल्पना के मायने क्या हैं, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा देश भारत, सारे जहां से अच्छा भारत, भारत जिसके लिए हमारे दिल में सम्मान है, भारत जो सभी देशवासियों की शान है, वही भारत के संविधान को लागू हुए 73 साल पूरे हो रहे हैं। उस दौरान भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की, कई ऐसे मौके आए जब देश का सिर गर्व से उठ गया। इन 73 सालों के दौरान भारत देखते ही देखते कितना आगे बढ़ गया। लगातार हर साल देशवासियों ने हर मुश्किल को स्वीकार करते हुए भारत को दुनिया के दूसरे देशों के सामने झुकने नहीं दिया। उपलब्धियां दर साल बढ़ती ही जा रही हैं, फिर चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या फिर कृषि क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। हमने साल दर साल देश को उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाया है। आज भारत वो देश बन गया है जहां दूसरे देश भारत में निवेश करना चाहते हैं, के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही हमारी सभ्यता अपने आप को बदलते समय के साथ ढलती ही आई है। आज़ादी के बाद सालों में भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और दुनिया के सबसे औद्योगिकीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। इन 73 सालों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। सभी समस्याओं के बावजूद अपने लोकतंत्र की वजह से भारत दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास दर भी दूसरे विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पिछले सालों में विश्व पटल पर भारत की छवि उजली होकर उभरी है। साल दर साल प्रगति ने भारत की बाह थामे रखी है। ये और वजह है कि हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था चिंता का विषय बनी है, किंतु सबके बावजूद भारत की स्वर्णिम उपलब्धियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट एबी स्टार न्यूज़। हम कभी रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं, क्योंकि राष्ट्रधारा की संकल्पना में हमने रुकने का निश्चय ही नहीं किया, क्योंकि आगे बढ़ते रहना हमने अपनी नियति बनाई। क्योंकि परतंत्रता के दौरान परतंत्र भारत ने जिन स्थितियों को देखा है, उन स्थितियों में हमने एक सपने को साकार करने का निश्चय ठाना था, और वो ये था कि भारत न सिर्फ फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, बल्कि भारत विश्व का गुरु बनेगा। इसलिए राष्ट्रधारा में समय समय पर नेतृत्व आया, नेतृत्व में बदलाव हुआ, लेकिन राष्ट्र की धारा एक रही, और वो एक सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जिसको साकार करने की कवायद में हम इतना आगे बढ़े और अभी बहुत ही आगे जाना है। क्योंकि कहा भी गया है किसी कवि ने कि भी किसी कवि की तरफ से, सकन गहन मनमोहक बनकर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा है, मूक निमंत्रण चलना है, अभी हमें तो मिलो मुझको जाना है। और शायद इस कवि से बहुत पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो उठो जागो, चलते रहो तब तक जब तक कि मंजिल मिल न जाए। उस राष्ट्र की संकल्पना, जिस राष्ट्र की संकल्पना में हर एक नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार के साथ गौरवपूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार सुनिश्चित किया गया है, ये संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया। और गणराज्य की उस संकल्पना में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत की ताकत इतनी ज्यादा है, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है, और दुनिया हमको मानने के साथ साथ हमारे से प्रेरणा भी लेती है
क्योंकि हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है और उस विरासत को संजोए हुए हम न सिर्फ आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि अपने परंपरा को संजोने पर हमें गर्व है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ रक्षा मामलों पर आज 26 जनवरी 1950 के इस दिन संविधान के पारित होने पर गणराज्य के परिपूर्ण स्थिति के 73वें पड़ाव पर कर्नल शैलेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। और एक अभिव्यक्ति, एक इमोशंस, एक भावना और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हम शुरुआत में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। क्या गौरवपूर्ण जीवन की जो संकल्पना एक नागरिक के तौर पर, एक रिटायर्ड कर्नल के तौर पर और देश को जिस धर्रे पर आगे बढ़ना चाहिए उसको देखते हुए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कहां से आएगी? ये हमारी सुप्रीम जिम्मेदारी है। हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अब इसमें हम विरासत नहीं देख पाएंगे। सोने की चिड़िया था देश, ये था वाला मामला खत्म करना पड़ेगा। अब हर देशवासी को जगना पड़ेगा, अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हम सब लोगों का पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यस, मैंने अपने देश के लिए क्या किया। इंडिया फर्स्ट शुड बी आवर, आई थिंक, मेरे को लगता है इस साल का तो डेफिनेटली पब्लिक लाइफ में आर्मी से आप सीख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट मींस इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट की संकल्पना और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रकारांतर से वही उसकी व्याख्या है। कर्नल शैलेंद्र, आपने बचपन से लेकर स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आर्मी का जीवन जीते हुए एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी जो जीवन जीते रहे हैं, कई ऐसे दौर हमने देखे हैं, गणतंत्र के कई ऐसे पड़ाव भी हम देखे हैं। हालांकि उस पड़ाव पर हम रुके नहीं, लेकिन अगर थोड़ा भी ठहरे हैं तो हमें कोई ना कोई एक नई जानकारी मिली है और उस जानकारी को ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़े। क्या कुछ पाते हैं आप कि हम देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में उस धारा को किस कदर आगे बढ़ाते रहे और उसमें अभी हमें और क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका पतन होना शुरू हो गया। हर चीज से सीखा जा सकता है, चाहे वो हमारा पास्ट में कोई अच्छी चीज हो और मे भी खराब हो, क्योंकि वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस हिस्ट्री को सिर्फ पढ़कर अपने पास याद करना ये अपने आप में काफी नहीं है। मैं हमेशा कहूंगा कि हर देशवासी को, देखिए, गणतंत्र का संविधान लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन से कैसे रहेंगे। अब इस डिसिप्लिन को हमने अगर आगे नहीं ले जाया, कहीं कोई एक जगह अगर हमसे आज से पहले हिस्ट्री में चूक भी हो गई, उससे सीखा नहीं, और अगर जिस तरीके से जिसको कहा जाए कि पुरानी गलतियों से सीखना समझदारी का काम है, गिरकर सीखना बेवकूफी का काम होगा। अगर वही गलतियां हम रिपीट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। मुझे खुशी है इस बात की कि देशवासी, गवर्नमेंट, हमारा पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल सही राह पर है। स्पीड चाहिए। अब हमारे पास टाइम नहीं है। 70 साल हो गए ये एक्सक्यूज देते हुए कि चलिए जी अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। मैं कहता हूँ अब आप करो या मरो का जो नारा है उसे अब अपनी लाइफ में लीजिए कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उसको मैं इतना अच्छा करूंगा कि अगर नहीं कर पाता हूँ तो मैं मरना पसंद करूंगा। जी,
कर्नल शैलेंद्र की आवाज में थोड़ी समस्या आ रही है कनेक्टिविटी में, तो जी 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 अब आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे, हमारे देश के हर नागरिक को, हमारी सरकार को, हमारी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को, सबको अगर मिलकर काम नहीं करना, मैं चाहूंगा कि मैं मरना पसंद करूंगा। हटिए रास्ते से, मेरे दूसरों के लिए रास्ता बनाइए जो ये अच्छा काम कर पाए, क्योंकि until unless हम पिछले 70 साल से सिर्फ ये बोलते रहे कि जी हमारा देश सुप्रीम होगा, तब होगा। इस साल क्यों नहीं होगा? मैं अपनी पूरी कोशिश क्यों नहीं करूंगा इस साल कि यस मैंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे दी कि मैं अपने देश को ऊपर लेकर गया, एक स्टेप ऊपर लेकर गया या 10 स्टेप, ये किस्मत की बात है, लेकिन मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन से एक स्टेप भी कंट्रीब्यूट किया है, तो मेरे ख्याल मेरे देश का गणतंत्र, मेरे देश की स्वतंत्रता अपने आप में हमने वसूल कर ली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कर्नल शैलेंद्र। मैं आपसे, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी, मैं इसमें कुछ और बातें जोड़ना चाहूंगा और उन मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, और आपने कहा कि करो और मरो का एक नारा आजादी के समय दिया, और अब हम उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुके हैं, अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के रास्ते पर, कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हमारी सोच है, बल्कि अब हमें इतने जल्दी सब कुछ करना है क्योंकि अब हम रुक नहीं सकते। ये एक जो भाव है, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के रूप में, आर्मी ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि ये आपके एक नागरिक के रूप में अगर ये सोच है, तो ये सोच में जो बदलाव आया है वो भी वास्तव में उसका एक सकारात्मक पहलू है कि हम अब ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते। हम इसलिए नहीं ठहर सकते क्योंकि हमें लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेना है, हम इस स्थिति में आ गए, लेकिन कहीं न कहीं उस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। कोई न कोई ऐसा कारण है, कोई न कोई वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां हम जड़ता की स्थिति में आते हुए दिखाई देते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी राजनीतिक सोच। और गणतंत्र के इस पड़ाव पर अगर हम अपने राजनीतिक सोच को प्रोग्रेसिव नहीं कर पाए या उनकी कमियों को दूर नहीं कर पाए तो शायद मुश्किलें आएंगी। हालांकि इस लोकतंत्र के ऐसे प्रणाली में हम जी रहे हैं जिसमें हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो एक सैद्धांतिक तौर पर, जबकि आप बात कर रहे हैं हकीकत में जो कुछ भी दिखना चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जनता, चूंकि हमने खुद को अपने आप में प्रतिष्ठापित किया है अपने संविधान के माध्यम से, और हमने ही संविधान दिया है, और हमने ही अपने प्रतिनिधियों को काम करने का अधिकार दिया है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारे अफसरशाही की जो प्रणाली है, सब कुछ हमने दिया है, क्योंकि संविधान जो है वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे सोच में वो बदलाव आए ताकि राजनीतिक बदलाव जो उसकी दशा है, उसकी जो दिशा है वो बदले। कितना मानते हैं कि इसके लिए हम भारतीयों को क्या प्रयास करना चाहिए? ये आपने कहा मैं नागरिक हूँ देश का, मैं देश का नागरिक पहले हूँ जी, सिपाही तो जरूर हूँ जी, लेकिन मैं नागरिक जरूर हूँ, और मुझे इस पर फख्र है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक होते हुए मैं एक सैनिक भी हूँ। ये मेरे लिए एक फेदर इन माय कैप है कि यस मैं अपने देश की फौज को भी सर्व कर पाया हूँ। आपका जो सवाल है वो बड़ा अपने आप में वैलिड है। देखिए हम हर चीज में अनफॉर्चुनेटली अगर ये बोलते रहे कि जी पॉलिटिकली ठीक करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करेगा, देश ठीक करेगा, तो आप और मैं क्या करेंगे? भाई सड़क पर उल्टी दिशा में चलना मना है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि पॉलिटिशियन आकर आपको ये करेक्ट करेगा या सिर्फ पुलिस आके करेक्ट करेगी? आप अपने आप को क्यों नहीं करेक्ट करेंगे? अगर संविधान में चीजें दी गई हैं, संविधान ने हमें एक रिलीजियस टॉलरेंस दिया है, उस टॉलरेंस को अपनी जिंदगी में लाना आपका मेरा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है। ये हमारा हक नहीं बनता, ये हमारी ड्यूटी है कि हम थोड़े टॉलरेंट हो।
दूसरे की सुने। ये नहीं हो सकता कि हम 70 साल से एक ही रट लगाए बैठे रहे, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम सोने की चिड़िया बनेंगे। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये आपका और मेरा, हर आदमी का, हर नागरिक का जिम्मेदारी है। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अब नाकामी है, आप साइड में हटिए, उन प्रतिभाशाली बच्चों को और आगे आने दीजिए जो शायद आपकी कमियों को पूरा कर दे। मुझे लगता है देश को अब पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चाहिए। सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। अगर संविधान ने हमें सिखाया है पिछले 70 साल में कि चीजों को ठीक करना है, तो ठीक करने वाले तो आप और हम हैं। अगर आप और हम ही इसको टाल दें कि नहीं जी ये तो अफसरशाही का काम है, तो भाई अफसरशाही कहाँ से आई है? मेरी सोसाइटी से आई है, मेरे देश से आई है। अकाउंटेबल होनी चाहिए वो मेरे लिए। सिर्फ ये ब्लेम कर देना जी पॉलिटिकल काम, पॉलिटिकल का मतलब क्या है? किसने भेजा है उन्हें वहां? बिल्कुल आपने और मैंने अगर उन्हें वहां भेजा है, और अगर हम देखते हैं कि हमारा डिसीजन गलत है, बदलिए इसे, आगे आइए खुद। ये सिर्फ कह देना कि नहीं जी ये तो सिर्फ होम मिनिस्टर का काम है, डिफेंस मिनिस्टर का काम है, ये गलत बात है। आप और मेरा उतना ही काम है होम मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना, डिफेंस मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना, जितना के जिन नुमाइंदों को हम लोगों ने वहां भेजा है, इनसे सवाल जवाब करना, इन्हें अकाउंटेबल करना, इनके साथ कंट्रीब्यूट करना, मैं ये भी कहूंगा, ये सपोर्ट करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम अपने देश के संविधान को इज्जत करते हैं, तो सबसे बड़ी इज्जत है खुद इन्वॉल्व होइए। आप अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने संविधान की, आप अपनी स्वतंत्रता की इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी है, और इस नाकामी में मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ काफी लोग हम में सक्सेसफुल हैं। हम सब अपने देश का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, प्रोग्रेसिव चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। फर्क सिर्फ है कि आपकी और मेरी शायद स्पीड मैच नहीं कर पाती। बिल्कुल सही कहा कर्नल शैलेंद्र आपने कि अब हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए, क्योंकि इस संविधान ने हमें अगर नागरिकों को अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार दिया है, तो हमसे अपेक्षा करता है ये संविधान कि हमारे कुछ कर्तव्य होने चाहिए, और अधिकार अगर लिखित है तो कर्तव्य भी लिखित है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य के बीच अगर समन्वय और सामंजस्य रहे तो ये बेहतर है, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की धारा में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम प्रोग्रेसिव होने चाहिए, और उस प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस में हम अब कर्तव्य और अधिकार के बीच संतुलन बनाएं। और जब ये हम बनाने की स्थिति में होंगे तो शायद हर नागरिक ये सोचेगा कि उसे क्या करना है, और उसे किस तरीके से अपने माध्यम से हर उस एक संस्था और एक उसको कह सकते हैं नजीर बन सकता है उस राजनीतिक प्रणाली के लिए जिसको हमने एक ताकत दी है, एक शक्ति दी है, और जिनको हम विधायिका के माध्यम से संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने की आजादी देते हैं, अधिकार देते हैं। और ये सब कुछ हम करते हैं, इसलिए हम के रूप में हर एक नागरिक का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिसकी व्याख्या कर्नल शैलेंद्र ने पर एक बात ऐड करना चाहूंगा जी जी। जिस दिन आपको, मुझे और हमारी जनता को ये बात समझ आ गई कि मेरा सबसे बड़ा मौलिक अधिकार क्या है, तो फिर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरा सबसे बड़ा मौलिक अधिकार होना चाहिए मेरे कर्तव्यों का पालन करना। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। आपको सिर्फ कर्तव्य लिखित होने चाहिए, क्यों? ये मेरा अधिकार है, ये मेरा सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं। अगर मैंने जैसे कहा कि रेड लाइट पर मुझे सड़क क्रॉस नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये भी मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार होना चाहिए, ये सिर्फ कर्तव्य नहीं होना चाहिए। जी। जिस दिन हमने अपने
कर्तव्यों को अधिकार के तौर पर समझ लिया, आई थिंक वी विल बी ऑन द राइट लाइन। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल शैलेंद्र आपने कही कि अब मौलिक अधिकारों में हमारी ये फीलिंग होनी चाहिए कि इसी संविधान में हमें कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी प्रेरणा दी है और हम ये मौलिक अधिकार के तौर पर माने। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और शायद पूरे देश में ये बात आपकी आगे जानी चाहिए। जैसा कि कर्नल शैलेंद्र आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये देश गांव और शहरों से मिलकर के बना। 80% से अधिक आबादी गांवों से कनेक्ट होती है और गांव के आर्थिक विकास का आधार हमारा कृषि। हमारी कृषि की रूपरेखा, उसकी संकल्पना, उसके विकास के सारे रास्ते कैसे खोले जाएं, इसकी भी संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे उन रणबांकुरों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने देखी और बनाई। और शायद कृषि के क्षेत्र में हम कितने नीचे से उठ करके इतना ऊपर उठे कि कोरोना जैसे काल में हमारे देश के आर्थिक विकास में जहां सब कुछ अवरोध की स्थिति के कारण ठहर सा गया था, कृषि ने वो ताकत दिखाई कि हमारे जीडीपी में उसकी रफ्तार ने सबको भौचक्का कर दिया। कृषि के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं और हमारी क्या सोच है, संविधान के तहत हम कृषि प्रधान इस देश को कितना आगे ले जाएंगे, उस संकल्पना के प्रति भी हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से कि हम कितना आगे जा सकते हैं। भारतीय संविधान ने जहां देश को चलाने के नियम दिए, तो वहीं देश में कृषि के विकास के लिए भी संविधान में एक खास जगह दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए हैं, जिसमें कृषि को आधुनिक बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च देने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता लाने के और उद्योगों और खेती के राष्ट्रीयकरण को जरूरी माना है। खेती को बढ़ावा देने के लिए ही साल 1951 में पहला संशोधन किया गया। ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 50 में किया गया। इस संशोधन के तहत पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों का जमीन पर मालिकाना हक मिल गया था। संविधान ने देश में कृषि यानी खेती को एक नई दिशा दी, जिसके बाद निश्चित ही भारत ने कृषि क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका श्रेय हमारे किसानों और वैज्ञानिकों को जाता है। कृषि के क्षेत्र में आज भारत न केवल 138 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि विदेशों में भी विभिन्न अनाजों की आपूर्ति कर रहा है। साथ ही नौजवानों को भविष्य संवारने के अच्छे मौके भी इस क्षेत्र में मिल रहे हैं। कृषि में उपलब्धियों के जिक्र में सबसे पहले जिक्र करना होगा हरित क्रांति का, जिसकी बदौलत आज भारत के भंडार अन्न से भरे हुए हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने। इस क्रांति के जरिए अच्छे बीजों और रासायनिकों खादों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाना था। कृषि के तमाम क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आधार है कृषि शिक्षा। पहले कृषि केवल पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर भी की जाती थी। उसी ज्ञान को नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। पूर्वजों से मिला ज्ञान एक परिवार या समाज के कुछ लोगों के पेट भरने लायक तो पैदावार था, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ अनाज उत्पादन में वो ज्ञान कम पड़ने लगा। फिर कृषि में शिक्षा का संचार हुआ और देखते ही देखते भारत कृषि मामलों में अग्रज की भूमिका निभाने लगा। कृषि में शिक्षा आई तो अनुसंधान भी होने लगे। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की खोज ने निश्चित ही भारत को कृषि के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम किया। इसके लिए देश के संविधान ने राज्य सरकारों के लिए बाध्य किया है कि वो कृषि में आधुनिक बदलावों को लागू करें
और कृषि वैज्ञानिकों के लिए प्रेरित करे। लेकिन अगर मशीनीकरण के युग में कृषि मशीनों की बात ना हो तो सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। जहां पहले बैलों से खेत जोतकर किसान खून पसीना बहाकर अपने परिवार के पेट भरने लायक ही अनाज पैदा कर पाता था, वहीं किसान उतनी ही ज़मीन में मशीनों का इस्तेमाल कर पूरे साल खेत में पैदावार लाता है। मशीनों में सबसे आगे आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर खेत पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है। किसान ट्रैक्टर से ही ज़मीन को जोतकर तैयार करना, बीज डालना, पौध लगाना, फसल काटना, सिंचाई करना, थ्रेशिंग करना, पशुओं के लिए चारा काटना आदि का काम कर रहा है। इन सब के बाद जब फसल कटकर तैयार हो जाती है तो उसे मंडी भी ट्रैक्टर के ज़रिए ही पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे भी किसान हैं जिनकी वैज्ञानिक सोच के चलते बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों को उनकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ा। एक नहीं सैकड़ों बल्कि हजारों किसान अपनी नई और प्रगतिशील सोच की वजह से युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित कर रहे हैं और ये सब देश के संविधान की वजह से ही हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़। कृषि के विकास के लिए हमने जो सोचा था हमने वो किया। 7 दशक से अधिक समय तक हम उस प्रयास में काफी कुछ सफल रहे, लेकिन उसी कृषि और कृषि के विकास के संदर्भ में कुछ ऐसे एक पहलू, कुछ ऐसे एक पल भी आए जब इस देश में अराजकता की भी एक स्थिति उत्पन्न हुई। और शायद इसके पीछे कृषक समाज, जो भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है, और राजनीतिक प्रणाली या सत्ता के साथ एक टकराव की भी स्थिति बनी। हालांकि उसका एक सर्वमान्य हल निकाला जा चुका है और उस राह में हम आगे बढ़े हैं। और 1 साल पहले आज ही के दिन 26 जनवरी 2021 को कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो इस देश पर बदनुमा दाग की तरह है, और संयोग कहें या दुर्योग, उसका संबंध सीधे सीधे खेती और किसानी से जुड़ता है। आज उसी खेती और किसानी की ओर हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। हालांकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल शैलेंद्र, लेकिन गांव से भी हमारा आपका एक रिश्ता है। जिस रास्ते पर हम आगे बढ़े और कुछ एक तल्ख और ऐसे पहलू भी हमारे सामने आए जिसको हम याद भी नहीं करना चाहेंगे, और शायद गणतंत्र के वही पड़ाव के कुछ बिंदु हैं जिसकी चर्चा मैं बराबर करूं। क्या मानते हैं आप कि हमें क्या अब कुछ करना चाहिए जिससे भारत के कृषि और कृषक समाज में जो कुछ भी उनकी चाहत है, जो कुछ भी उनकी संकल्पना है, जो कुछ भी उनके सपने हैं, जो उनके उड़ान के सपने हैं, वो पूरे हो जाएं। हालांकि प्रधानमंत्री ये सोचते हैं, उनकी भी एक संकल्पना है, उनका भी एक सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ सुधार ऐसे किए जाने थे जिस सुधार के साथ कृषक समाज ही कनेक्ट नहीं हो पाए। और शायद गणतंत्र की इसी प्रणाली में, संविधान के तहत ही हमने उनकी नाराजगी को समझा, परखा और माना कि हमसे कुछ गलतियां थी, और शायद उसी की ओर हम अब आगे बढ़ रहे हैं कि उन गलतियों को हम सुधारें। आप क्या देखते हैं कि सुधार के वो पहलू क्या होने चाहिए जिस रास्ते पर सचमुच में गांव का ये देश परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ अपने आप को फिर एक बार श्रेष्ठ साबित करें? कर्नल शैलेंद्र। मुझे लगता है कि जिस दिन भारत देश ने, भारतवासियों ने अपने आप को कृषि से, गांव से अलग कर दिया, आप समझ लीजिए आपने डेवलपमेंट वहीं रोक दी। डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि जो चीज आपकी सबसे बड़ा हथियार है, इंडिया का सबसे बड़ा हथियार है कृषि, पैदावार। हम पैदा करते हैं चीजों को, और इन चीजों को पैदा कर बढ़ाएंगे, ये एक अपने आप में विकास है। आप आज अफगानिस्तान को ऑफर कर रहे हैं कि चलिए जी आपको खाने पीने के लिए हम राशन देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम वर्ल्ड लेवल पर कुछ देने लायक हो रहे हैं। जहां तक आपने पिछले साल के डिस्प्यूट की बात करी, देखिए दीज आर कॉल्ड एज चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का ये भी एक चैलेंज है कि आपने और मैंने कोई चीज प्रोटेस्ट करी और हमारे बीच में से कोई पीछे से आकर गाली दे गया, गाली सुनाई पड़ गई और बदनामी किसकी हो गई? बदनामी आपकी मेरी हो गई, क्योंकि भाई किसान तो आप वहां खड़े थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कि मेरे उन किसान भाइयों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपना कोई भी प्रोटेस्ट, अपना कोई भी आंदोलन इस तरीके से हाईजैक ना होने दें। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में समझ होनी चाहिए, आप में एक अलग तरीके का गर्व होना चाहिए कि हम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे प्रोटेस्ट पीसफुल होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं, जरूरत के हिसाब से होते हैं। आपको मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जी। जंतर मंतर पर पिछले 7 साल से इंडियन आर्मी प्रोटेस्ट कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रोटेस्ट पीसफुल है। अब ये जरूरी नहीं कि सेंसेशन क्रिएट करने के लिए उस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाया जाए। भाई आर्मी के लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, वेटरन्स हैं, उन्होंने कहा कि सर हम यहाँ बैठे हैं, हमारी ये डिमांड है, तब तक आप नहीं सुनो। प्रेजेंट सरकार ने उसे पार्शली सुना भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना। कुछ पार्ट जो रह गया है उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने सो कॉल्ड उस आंदोलन को किसी और के हाथ में नहीं जाने दे रहे, हाईजैक नहीं होने दे रहे। देखिए ये सब बेकार की बात है। बाद में कोई कह दे कि जी ये तो वो क्या खालिस्तान वाले आ गए, कि कनाडा से आ गए, कहां से आ गए। अगर मेन फोर्स आप और मैं बैठे हैं जी जी, तो हमारे अंदर इतनी अलर्टनेस होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, हम देख पाने चाहिए कि कहीं कोई इसे 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद हमारे तरफ से गलत इस्तेमाल तो नहीं कर देगा। ये भी उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, लड़िए, अच्छे से लड़िए। तो राजपथ पर आपने देखा बेहद रंगारंग प्रस्तुति सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से और सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से गणतंत्र के इस महापर्व पर सबने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई और देश को उसके लिए अभिमान, उसके स्वाभिमान को जागृत किया, उसको याद दिलाया कि हम किस गणतंत्र के निवासी हैं और हमारे सपने किस तरीके से साकार हुए हैं और आगे होंगे। राष्ट्र के प्रति समर्पण का वो भाव, अनुशासन का वो भाव, सब कुछ राजपथ पर दिखा है, जिसके साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम वो गणमान्य लोग जो उन सारे प्रस्तुतियों को अनुशासन के साथ जिसे प्रस्तुत किया है तीनों सेनाओं के लोगों ने और सांस्कृतिक झांकी में बैठे हुए लोगों ने। तो इस तरीके से बेहद रंगारंग प्रस्तुति रही। आकाश से लेकर के पृथ्वी तक भारत के राष्ट्र स्वरूप, उसके गौरव, उसकी गाथा को पूरी तरीके से जागृत किया है, उसको साकार किया है और हमारे जो सपने हैं, हमारी जो विरासत है, उन सब को राजपथ पर दिखाने की कोशिश की गई और इस तरीके से पूरे देश में गणतंत्र का ये महापर्व बेहद उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजपथ से हमने आपको वो सब कुछ लाइव दिखाने की कोशिश की है जो पिछले 2-2.5 घंटों से वहां पर दिखाया गया और उसके साक्षी आप बने। फिलहाल एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।